हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं जीन बैड्रिलार्ड। जीन बैड्रिलार्ड जो हैं ये उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़ी हुए थिंकर हैं। तो आज इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और मेनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में अगर देखा जाए कि क्या पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि जो जीन बैड्रिलार्ड हैं या कोई भी थिंकर हैं तो वो कहाँ से संबंधित हैं, पहला। दूसरा, उनका टाइमलाइन क्या है, उनका मेन। अगर हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि उनका योगदान क्या रहा है समाजशास्त्र में, हम उन्हें क्यों पढ़ते हैं और उनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं, वो किन किन विचारकों से प्रभावित रहे। तो ये सारे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं लेक्चर। और यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं जीन बैड्रिलार्ड का। ये 2004 के इनके यूरोपियन ग्रेजुएट स्कूल का है इमेज। ओके, यहाँ पे मैंने ये विकिपीडिया के जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये कह सकते हैं कि लगभग 30 to 40% आप लोगों का यहीं से प्रिपेयर हो जाता है सिर्फ एक पेज से। चलिए हम लोग देखते हैं। इनका जन्म जो है वो 27 जुलाई 1929 को रेम्स फ्रांस में हुआ था। तो ये एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री रहे हैं, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इनकी मृत्यु जो है वो 6 मार्च 2007 को 77 वर्ष की एज में पेरिस फ्रांस में हो गई थी। अल्मा मेटर की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से जुड़े हुए रहे हैं। और अगर फिलॉसफी की बात करें तो ये 20th या 21st सेंचुरी दोनों से मिला के है, चूँकि 1929 से लेके और 2007 तक का है इनका टाइमलाइन। तो 20वीं से 21वीं शताब्दी तक का इनका फिलॉसफी रहा है। इनका रीज़न देखें तो वेस्टर्न फिलॉसफी रहा है, क्योंकि चूँकि ये पश्चिमी जगत से संबंधित हैं विचारक। स्कूल की बात करें तो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, फ्रेंच, नेटजेस क्या इसको कहेंगे, नेटजेनिज्म, पोस्ट मार्क्सिज्म, नैनो रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी, निहिलिज्म, पैटाफिजिक्स, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसमें जो मेन आता है, मेन इसमें क्या है कि पोस्ट मार्क्सिज्म के लिए जाने जाते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लिए भी जाने जाते हैं, अर्थात उत्तर संरचनावाद के कॉन्सेप्ट से भी ये संबंधित माने जाते हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म तो इनका है ही है। ओके, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से ये संबंधित रहे हैं तो नैनतेरे, ये पेरिस में है, उससे संबंधित रहे हैं। और यूरोपियन ग्रेजुएट स्कूल, आप लोग यहाँ इमेज ही उनकी देख रहे हैं, वहाँ की है। ओके, थेसिस जो है इनका, तो थेसिस का ये जो नाम है वो फ्रेंच में लिखा हुआ है, लेकिन इसी को द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स करके बुक पब्लिश बाद में हुई थी। ओके, डॉक्टरल एडवाइज़र जो थे वो हेनरी लैवेरे थे। तो यहाँ पे ये सेम रिपीट हो गया है, तो इसको हम लोग अब फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। मेन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, ये जो एरिया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब क्वेश्चन इनका पूछ दिया जाएगा इनसे जुड़ा हुआ जीन बैड्रिलार्ड से, तो ये हो जाएगा कि इन्होंने किस पे अध्ययन किया है। हम सिर्फ उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे अलग भी इन्होंने कल्चर के बारे में बात की है, इन्होंने हिस्ट्री के बारे में बात की है, इन्होंने आर्ट के बारे में बात की है, कला के बारे में बात की है। तो इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे अपना इंटरेस्ट जताया है। इन्होंने वार के बारे में भी बात की है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल इनका कमेंट रहा है, जो कि एक बुक भी छप के आई थी, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, तो यानी इन्होंने भाषा के बारे में भी बात की है। फिलॉसफी ऑफ डेथ, फिलॉसफी ऑफ वार, फिलॉसफी ऑफ आर्किटेक्चर, फिलॉसफी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि ये अगर हम बोलें उत्तर आधुनिक
समाज से जुड़े हुए हैं। तो फिलॉसफी ऑफ इंफॉर्मेशन की भी बात करेंगे, फिलॉसफी ऑफ आर्ट्स की भी इन्होंने बात की है, फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, क्रिटिक ऑफ इकोनॉमिक। जैसे अगर हम देखें कि इकोनॉमी पे कार्ल मार्क्स की अवधारणा रही है, और इन्हें नौ मार्क्सवादी भी कहा जाता है। इनके अगर प्रारंभिक विचारों की बात करें तो उसमें नौ मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो देखने को मिलती है। तो इन्होंने जो इकोनॉमी है अर्थात जो अर्थव्यवस्था है उस पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ क्रिटिसिज्म किया है। सोशल फिलॉसफी, सोशियोलॉजी अर्ली, हालांकि चूँकि इनकी पढ़ाई है वो सोशियोलॉजी से हुई थी, समाजशास्त्र से हुई थी, लेकिन बाद के वर्षों में इन्होंने अपने आप को समाजशास्त्री कहना नहीं पसंद किया था, क्योंकि ये उत्तर आधुनिकतावाद से कम्प्लीटली जुड़ चुके थे और उस पर काम कर रहे थे। एंथ्रोपोलॉजी, पेटाफिजिक्स, फोटोग्राफी, सेमियोटिक्स, टेररिज्म स्टडी, सोशल हिस्ट्री, वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी, पॉपुलर कल्चर। तो ये एक ब्रॉड फील्ड है जिस पे इन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया है। नोटेबल आइडियाज़ की बात करें तो हाइपर रियलिटी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है, जिसको अति आवश्यकता बोलते हैं, या ये बोलें कि अति आवश्यकता नहीं, अति वास्तविकता, यानी कि हमें वो चीज़ें रियल नहीं होती हैं लेकिन हमें रियल ही लगती हैं। तो इन्होंने हाइपर रियलिटी की बात की है, इन्होंने साइन वैल्यू की बात की है, इन्होंने डेजर्ट ऑफ रियल की बात की है, ट्रांस पॉलिटिक्स की बात की है, ट्रांस एस्थेटिक्स की बात की है, फिनोमेनोलॉजी, ट्रांस फाइनाइट थ्योरी फिक्शंस की भी बात इन्होंने की है। तो ये कुछ इनके नोटेबल आइडियाज़ रहे हैं, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आता है वो है हाइपर रियलिटी और साइन वैल्यू, यानी कि प्रतीकात्मक मूल्य। ये दो जो है ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बाकी आप लोग भले ना याद रखें, लेकिन ये हाइपर रियलिटी और साइन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं, तो इसके बारे में इन्होंने बात की। और सोशियोलॉजी में मेनली इम्पॉर्टेंट यही दो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि मैं जीन बैटरिलार्ड का मैं पूरी विकिपीडिया खंगाल गई क्या, मैंने ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म हैं मैं सब खंगाल गई, मुझे कहीं भी हिंदी में सिंगल बिट कंटेंट नहीं मिला, कहीं कुछ कंटेंट ही नहीं मिला है। तो मैंने अपने जो समझ में आया है, प्लस मेरे पास एक रावत की एक बुक है, तो उससे मैंने कुछ हेल्प लिया और बाकी विकिपीडिया से मैंने हेल्प लिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे स्टार्टिंग का, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो ये सिंगल पेज मैं यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन की हूँ, बाकी सारे के सारे हिंदी में कंटेंट है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, इससे कुछ लेना देना आप लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा कि कॉन्सेप्ट के सिलसिले में कुछ बेसिक चीज़ें हैं इनका, जो कि इनके क्या कॉन्सेप्ट रहे तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं फ्रंट पेज पे, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इनका सिमुलेशन का भी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिएगा कि किस सिलेबस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्या पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, या हायर के एग्ज़ाम के लिए, या सीयूईटी के लिए, या पीएचडी एंट्रेंस के लिए, या नेट जेआरएफ के लिए। जीन बैटरिलार्ड जो है, अगर उत्तर आधुनिकतावाद है कहीं पे या आधुनिकतावाद है सोशियोलॉजी के सिलेबस में, तो वो हर एक प्लेटफॉर्म जिस पे इस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड या थ्योरेटिकल बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जीन बैटरिलार्ड का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं जीन बैटरिलार्ड टाइमलाइन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वाज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड पोएट विथ इंटरेस्ट इन कल्चरल स्टडीज़। तो यहाँ पे एक आप लोगों को पॉइंट जो है वो, जो इन्होंने संस्कृति का अध्ययन किया है, सांस्कृतिक अध्ययन की बात हो रही है यहाँ पे। एक बात आप लोग नोटिस करेंगे कि इन्होंने चूँकि नौ मार्क्सवादी भी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के विचार से भी ये प्रभावित रहे होंगे, लेकिन कभी भी कार्ल मार्क्स ने कल्चरल स्टडीज़ की बात नहीं किया, और यही जीन बैटरिलार्ड को
कार्ल मार्क्स से अलग करता है, हालांकि वो उनसे काफ़ी प्रभावित रहे हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ मीडिया का इन्होंने ज़बरदस्त बखिया उधेड़ा है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डीप स्टडी किया है कि किस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें तो कैसे मीडिया पे, जैसे अगर आप लोग देखेंगे कि कोई भी बात कही जाती है तो उसके पीछे की वास्तविकता हमें नहीं पता होती है। चाहे वो हम अगर एडवर्टीज़मेंट की बात करें तो अगर आप लोग देखेंगे कि टेलीविज़न पे जो भी ऐड आते हैं, चाहे वो लक्स साबुन की बात करें या फिर हम सर्फ एक्सेल की बात करें या कोलगेट टूथपेस्ट की बात करें, या हम किसी एक ब्रांड की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कहें कि जो भी एडवर्टीज़मेंट हमें दिखते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कि टूथपेस्ट, विभिन्न ब्रांड के टूथपेस्ट ये ऐड करते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते नहीं हैं। जो हमें दांत दिखाए जाते हैं ऐड में, वो आर्टिफिशियल होते हैं, वो तो रियल में होते ही नहीं हैं। तो यही ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है मीडिया, जिससे कि हमको जो चीज़ें रियल नहीं है उनको रियल से भी ज़्यादा रियल तरीके से दिखाया जाता है। हम उसी को वास्तविक समझ लेते हैं और उसी को इन्होंने हाइपर रियलिटी अर्थात अति वास्तविकता कहा है। ओके, इन्होंने कंटेम्प्रेरी कल्चर पे काम किया है एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन एज वेल एज हिज फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज हाइपर रियलिटी। तो अति वास्तविकता की बात इन्होंने की है। बाडिलार्ड रोट अबाउट डाइवर्स सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूमरिज्म की बात अगर हम बात करें तो इन्होंने किस तरीके से उपभोगवाद की बात हम करते हैं, किस तरीके से जो उपभोक्ता होता है वो वस्तुओं का उपभोग करता है, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बात की है। क्रिटिक ऑफ इकोनॉमी, सोशल हिस्ट्री, एस्थेटिक्स, वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी एंड पॉपुलर कल्चर अमॉन्ग हिज मोस्ट वेल नोन वर्क। तो इनके महत्वपूर्ण काम कौन कौन से रहे हैं ये वो भी हम लोग देख लेते हैं। द सेडक्शन। तो सेडक्शन जो बुक है ये इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। ये 1978 में पब्लिश हुई थी। सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन, दोनों नाम एक जैसा ही है, 1981 में पब्लिश हुआ था। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? आप लोग सिमुलेशन का आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि अभी मान लीजिए कि जो लोग पायलट वगैरह होते हैं तो, या कार रेसिंग वगैरह का, या हम कहें कि किसी भी तरीके का, जो हम एक बैठ के एक सिमुलेटर पे बैठ के और हम उसी तरीके से वर्क करते हैं। या वीडियो गेम की बात करें तो वीडियो गेम में आप लोग देखेंगे कि हम जस्ट अपना एक, हमारे पास एक रिमोट होता है और उसी से हम उसका डायरेक्शन लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड या फिर इस तरीके से स्पीड इंक्रीज करना, कहाँ पे हमें उसे स्टॉप करना है, तो ये सारी चीज़ें हम सामने का पैनल देखते हुए और हम सेम उसी चीज़ को जीते हैं कि हम ही कार को या बाइक को ड्राइव करते हैं, तो इसको सिमुलेटर कहते हैं। तो सेम उन्होंने यही कहा था कि सिमुलेशन अर्थात वास्तविकता कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें देख के वास्तविक लगता है वो, और जो इसकी प्रोसेस होती है, सिमुलेशन की जो प्रोसेस होती है, जिससे हम ये कहें कि हम खुद एक बेवकूफ़ की तरह उसको हकीकत मानते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को सिमुलेक्रा कहते हैं। तो इन्होंने ये दो सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन नाम से 1981 में बुक लिखी थी। अमेरिका इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, 1986 में आई थी। और अभी मैंने जो आप लोगों से कहा था कि वार के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बात की है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उस नाम से एक बुक ही है, द गल्फ वार डिड नॉट टेक प्लेस 1991 में। हिज वर्क इज़ फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड स्पेसिफिकली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अर्थात उत्तर संरचनावाद से भी जुड़े हुए हैं और उत्तर आधुनिकतावाद से। नेवरदलेस बाडिलार्ड हैड आल्सो अपोज्ड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड हैड डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये इन्होंने उस पर काफ़ी कुछ अपोज भी किया है जो उत्तर संरचनावाद है, और बाद में देखें तो इन्होंने काफ़ी कुछ दूरी भी बना ली थी, हालांकि पोस्ट मॉडर्निज्म से भी और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से भी।
ओके अब हम लोग यहाँ से इनके कॉन्सेप्ट को अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा अब हम लोग समझेंगे। बॉडीलार्ड उत्तर आधुनिकतावादी के साथ साथ नव मार्क्सवादी भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे पहला एक फैक्ट मिल रहा है। दूसरा है कि उनकी प्रमुख रुचि जो है वो जनपूर्ण समाज अर्थात मास सोसाइटी और जनसंचार अर्थात मास मीडिया की प्रकृति को समझने में रही है कि आखिर में ये काम कैसे करता है, किस तरीके से जो पब्लिक होती है वो इसको देखती है और समझती है। इनका यहाँ पे एक कथन है, उसको हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि जनसंचार अर्थात जो मास मीडिया है के साधन जिस प्रकार वस्तुओं की छवि का निर्माण करते हैं, वास्तविकता और वायाकृति का अंतर धुंधला जाता है। तो जिस प्रकार से अगर हम देखें कि हमें चीज़ें दिखाई जाती हैं, अब जैसे सिंपली अगर हम बोलें तो मूवी में आप लोग जो देखेंगे कि ऐसा कुछ सीन है, आप लोगों को लगेगा अरे ये तो नेचुरल है, जबकि बाद में हमें रियलिटी पता चलती कि ये तो स्टूडियो में बैठ के ही और इसको शूट कर लिया गया था, लेकिन हमें वो वास्तविक लगता है। तो इस प्रकार से वास्तविकता और जो आकृति है इसका अंतर जो होता है वो धुंधला जाता है और उत्तरोत्तर अर्थात बाद की स्थिति इतनी अस्पष्ट हो जाती है कि यह कहना मुश्किल हो जाता है कि आखिर में रियलिटी क्या है अर्थात वास्तविकता क्या है। संचार के विद्युतीय मीडिया ने स्थिति को इतना विकट बना दिया है कि किसी घटना के किसी निश्चित अर्थ तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी तो आज के समय में हम देखें कि एआई का समय आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरी की पूरी कन्फ्यूज़न है कि ये रियल में इंसान है या फिर एआई टूल के द्वारा बनाया गया है। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है। यह मीडिया सामाजिक संबंधों को झुठलाता है, उन्हें कमज़ोर बनाता है, जो अंततः सामाजिक वास्तविकता का एकमात्र नकल या मिथ्याभासी बन जाते हैं। तो हम जो वास्तविकता हमें समाज की दिखती है उसका सिर्फ एक नकल के रूप में हमें दिखता है। अभी जैसे मान लेते हैं कि चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र है, चाहे इकोनॉमी का क्षेत्र है, किसी भी फील्ड में हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति अगर सामूहिक रूप से कोई बयान देता है या बात करता है तो वो वेलफेयर की बात करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ये भावना है, वो सबको दिखाना चाहता है कि हम ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पे रियलिटी कुछ और होती है और हमें दिखता कुछ और है, जो कि सामाजिक यथार्थ में मिथ्या है। अतः समाज जो है वो अति यथार्थ अर्थात हाइपर रियलिटी का रूप धारण कर लेता है। इस स्थिति में वास्तविकता और अनुकृति का भेद लगभग समाप्त हो जाता है। तो वास्तविकता अर्थात रियलिटी क्या है और अनुकृति अर्थात उसका नकल जो किया गया है, तो इन दोनों में कौन असली है और कौन नकली है इसका भेद ही समाप्त हो जाता है। इनकी प्रारंभिक कृतियों पर भाषा शास्त्र और लक्षण विज्ञान अर्थात सीमियोलॉजी का प्रभाव भी देखा जाता है। 1966 में बॉडीलार्ड ने नंतेरे संस्थान में हेनरी लैबेरे के सानिध्य में, जो एक संरचनावाद विरोधी विद्वान थे, समाजशास्त्र में शोध प्रबंध इन्होंने लिखा था। कुछ समय बाद वे एक अन्य संस्थान में रोलैंड बार्थेस के संपर्क में आते हैं और सन 1969 में संचारों की वस्तु और संकेत प्रकार्य विषय पर एक महत्वपूर्ण लेख लिखते हैं, जो कि बाद में द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट या क जैसे साइलेंट हो जाता है तो द ऑब्जेक्ट सिस्टम के नाम से ये पुस्तक प्रकाशित होती है। इसमें बार्थेस की द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक का प्रभाव दिखाई देता है। तो बार्थेस की एक बुक है द फैशन सिस्टम करके, तो इन्होंने द ऑब्जेक्ट सिस्टम जो बुक लिखा है इसमें इनका प्रभाव दिखाई देता है। ओके, बॉडीलार्ड पर दुर्खीम और मास के उपहार सिद्धांत, बातैली के व्यय सिद्धांत, सासुरे के संरचनात्मक भाषाशास्त्र और रोलैंड बार्थेस के लक्षण विज्ञान और कहीं कहीं मार्क्स के विचारों का भी प्रभाव पड़ा है। बॉडीलार्ड ने मार्क्स की वस्तुओं की सूची में दो वस्तुओं को और जोड़ा है, प्रतीकात्मक वस्तु और संकेत वस्तु। इस प्रकार उन्होंने 4 प्रकार की वस्तुओं के आधार पर 4 प्रकार के मूल्यों में अंतर बताया है। तो अगर पहली बात करें अगर कार्ल मार्क्स की, तो उन्होंने सिर्फ 2 ही की बात की है, उपयोग मूल्य और विनिर्माण मूल्य। या फिर वस्तु की बात अगर करें तो उन्होंने 2 वस्तुओं की बात की थी, उपयोग वस्तु और विनिर्माण वस्तु।
तो उपयोग में क्या है, इन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो हम आखिर में हमारे लिए आवश्यक क्या है, हमारी जो आवश्यकता होती है वह हमारी उपयोग वस्तु में आती है कि हमें उसकी उपयोगिता क्या है। विनिर्माण वैल्यू की बात है या विनिर्माण वस्तु की बात आती है तो ये एक हो जाता है कि हम आखिर में सेम अगर हम क्वालिटी की बात करें लेकिन एक टैग, ब्रांड टैग दे दिया जाए, जैसे कि जॉकी के कपड़े आते हैं तो वो माने जाते हैं कि उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, या लिवाइस के आते हैं तो अलग अलग तरीके से ब्रांड होता है। चाहे शू की बात करें तो पूमा का आता है, नाइकी का आता है, तो इस तरीके से एक ब्रांड इमेज बनती है, उसी को उन्होंने कमोडिटी कहा था। तो इसमें इन्होंने दो और कुछ ऐड किया है, वो है प्रतीकात्मक और संकेत। तो उन्होंने दो वस्तुओं को ऐड किया और उसी के आधार पे इन्होंने और दो मूल्यों की भी बात की है, तो प्रतीकात्मक मूल्य और संकेत मूल्य। तो जहाँ पे सिर्फ उपयोग मूल्य और विनिर्माण मूल्य की बात आएगी वहाँ तो कार्ल मार्क्स होंगे, लेकिन अगर उसके साथ ही उपयोग मूल्य, विनिर्माण मूल्य और प्रतीकात्मक मूल्य तथा संकेत मूल्य की बात आती है तो यहाँ पे जीन बाड्रिलार्ड हो जाएंगे। ओके, इन्होंने कहा है कि प्रतीकात्मक मूल्य जो है वो प्रतीकात्मक विनिमय पर और संकेत मूल्य भिन्नता के आधार पर आधारित होता है। अब यहाँ पे जैसे कि प्रतीकात्मक मूल्य का क्या अर्थ है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि किसी की सगाई होती है, तो सगाई होती है तो जब हम रिंग सेरेमनी में अंगूठी जब पहनाया जाता है तो वो चाहे अगर 100 रुपये की आर्टिफिशियल अंगूठी हो या 5 लाख की हीरे की अंगूठी हो, उस अंगूठी की वहाँ पे वैल्यू जो है वो नहीं है, बल्कि वो प्रतीक का मूल्य है। प्रतीक अपना मूल्य बता रहा है कि हाँ ये अंगूठी जो है सिर्फ अंगूठी का मूल्य है, कि रिंग सेरेमनी है या सगाई का जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ और सिर्फ उस अंगूठी का मूल्य है। तो इस बात पे इन्होंने कहा है कि ये प्रतीकात्मक मूल्य होता है जिसको हम पैसे से तुलना नहीं कर सकते हैं। वहीं पे संकेत मूल्य की बात ये करते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो है वो परिस्थिति को या स्टेटस को दिखाता है कि हमारे घर पे कैसी सामान है या हम किस तरीके के जो सामान होते हैं उनको उपयोग में लाते हैं। तो ये सोसाइटी में हमारा एक सिंबल बताता है, एक स्टेटस सिंबल को व्यक्त करता है। तो इसके आधार पे इन्होंने 4 मूल्यों को बाड्रिलार्ड ने 4 वर्गों में भी विभाजित किया है। जैसे कि पहला जो है वो उपयोगिता के आधार पे है, दूसरा जो है कमोडिटी की बात हो गई तो वो बाजार के आधार पे है, तीसरा उपहार है और चौथा जो है वो परिस्थिति को शो करता है। ओके, प्रथम वर्ग में वस्तु एक साधन, द्वितीय में एक कमोडिटी, तृतीय में एक प्रतीक और चतुर्थ में एक संकेत बन जाती है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। बाड्रिलार्ड के अनुसार किसी भी वस्तु के उपयोग मूल्यों और विनिमय मूल्य के अलावा प्रतीकात्मक मूल्य भी होता है। तो अगर कार्ल मार्क्स ने सिर्फ उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य की बात की है तो यहाँ पे बाड्रिलार्ड कहते हैं कि इसके अलावा एक प्रतीकात्मक मूल्य भी होता है, अर्थात सिंबॉलिक एक प्राइस भी होता है, वैल्यू भी होती है, उसको भी हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बाड्रिलार्ड कहते हैं कि अनेक वस्तुओं का उपयोगिता पक्ष तो होता ही है, किंतु वे किस परिस्थिति का संकेत देती हैं या संकेत देने की क्षमता रखती हैं यह जानना भी अत्यावश्यक है। तो यही जो इनकी प्रतीकात्मक जो या संकेत की बात ये करते हैं, ये कार्ल मार्क्स से इनके विचार को अलग करता है। सासुरे के संरचनात्मक भाषा शास्त्र से प्रभावित होकर उन्होंने भाषा की सामूहिकता की प्रकृति को उजागर करते हुए कहा है कि भाषा कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती। तो भाषा जो होती है वो किसी एक व्यक्ति की थोड़े न होती है, वो तो पूरे एक समाज की होती है। एक भाषा जो है वो पूरे उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो भाषा की रचना में कोई एक व्यक्ति नहीं अपितु संपूर्ण का अर्थात संपूर्ण समाज का योगदान होता है। बाड्रिलार्ड ने मार्क्स के उत्पादन की केंद्रीय धारणा के स्थान पर उपभोग और उपभोक्ता को अपने विश्लेषण का केंद्र बनाया है। तो जहाँ पे कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की बात की थी, प्रोडक्शन की बात की थी, वहीं पे जो बाड्रिलार्ड हैं इन्होंने उपभोग और उपभोक्ता को अपना केंद्र बिंदु बनाया है। उन्होंने अपने विश्लेषण में संस्कृति को भी पर्याप्त महत्व दिया है।
पैटिलार्ड के अनुसार वर्तमान समाज में अब उत्पादन का नहीं अपितु जनसंचार के साधनों, साइबरनेटिक मॉडल्स, स्टीयरिंग प्रणालियों, कंप्यूटरों, सूचना प्रसारण की प्रक्रियाओं, मनोरंजन और ज्ञान के उद्योगों का वर्चस्व है। तो बात सही है। आज के समय में अगर देखा जाए तो सिर्फ हम उत्पादन का महत्व नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम देखें तो जो जनसंचार के साधन हैं, किस तरीके से हम क्या क्या मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, साइबरनेटिक्स मॉडल्स जो हैं, स्टीयरिंग प्रणाली, कंप्यूटर, जो इन्फॉर्मेशन हमको कैसे कैसे मिल रहा है, उसके प्रोसेसेस क्या हैं, हम मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए किस प्रकार से हम यूज कर रहे हैं, तो इसका भी अपना महत्व है। अभी जैसे आप लोग अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह जाइए, चाहे वाटर पार्क वगैरह आप लोग जाइए, तो आप लोग देखिए कि वहाँ पे जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, जो हम फील करते हैं, वो जो हम देख रहे हैं वो कुछ अलग होता है, जबकि उसके पीछे की रियलिटी कुछ अलग होती है। पैटिलार्ड कहते हैं कि हम छद्म रूपताओं के युग में रह रहे हैं, अर्थात हमें जो चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं दिखती हैं। पैटिलार्ड ने 3 प्रकार की छद्म रूपों की चर्चा भी की है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये कहते हैं कि नव जागरण के क्लासिकल युग में प्रभावी कृत्रिम छद्म रूप, जिसमें नकली वस्तु और वास्तविक अर्थात प्राकृतिक वस्तु में स्पष्ट अंतर होता था। हमें पता चलता था कि ये नकली है और ये वास्तविक है। अभी जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दें कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी मेटल के या चांदी के ही गहने होते हैं और उन पे जब हम सोने का पानी डाल देते हैं, गोल्ड का जो एक कोट कर देते हैं सोने के पानी का, तो आपके सामने वो जब आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये सोने का गहना है या फिर ये चांदी का गहना है। उसी तरीके से अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, मटेरियल कोई भी हमारे सामने आ रहा है, जस्ट एक ब्रांड टैग लगा के दे दिया गया कि हाँ ये फला ब्रांड का है, लेकिन हमें उसके पीछे की रियलिटी नहीं पता है कि आखिर में वो क्या रियल में उस ब्रांड का है भी या नहीं है, वो हमें नहीं पता है। या अगर मान लेते हैं कि अगर आप लोगों के घर में कोई भी फर्नीचर का आइटम है और कोई किसी भी वैरायटी की लकड़ी जैसे शीशम है, सागौन है और कोई दूसरा कोई जंगली कोई और भी लकड़ी है, उसको सेम कलर से पेंट करके ला के दे दे, तो आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये किस लकड़ी का है। जो उन्होंने कहा वो हमने मान लिया। या सिंपली अगर ऐसे ही बात करें तो साड़ियों की वैरायटी में अगर हम देखें तो लोग बहुत ही कम दाम की जो साड़ियाँ होती हैं, बहुत ही सस्ती, काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है और उसको सिल्क की साड़ियाँ कह के और 5-5 हज़ार में बेच दिया जाता है। तो पब्लिक को नहीं पता है कि वो जो रिसीव कर रहा है, जो भी खरीद रहा है, वो रियल में वो है भी या नहीं है। तो यही बात वो कहते हैं कि जब हमारा क्लासिकल युग था तो उस समय तो हम नकली वस्तु जो थे और वास्तविक प्राकृतिक वस्तु थे उसमें स्पष्ट अंतर कर लेते थे। दूसरा इन्होंने कहा कि औद्योगिक उपयोग के उत्पादन का छद्म रूप, जिसमें वस्तुओं और श्रम की प्रक्रिया में स्पष्ट अंतर होता था। इन्होंने कहा कूटों और संकेतों द्वारा नियंत्रित आधुनिक युग का छद्म रूप है, जिसमें वस्तुओं की उत्पादन की अपेक्षा उनकी प्रतिकृति जो है अर्थात सिमुलेशन जो है या उनका प्रतिरूप जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं हाइपर रियलिटी की बात जो इन्होंने की है। हाइपर रियलिटी की इन्होंने बात की है। तो अति वास्तविकता की अपनी अवधारणा के द्वारा पैटिलार्ड ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर संस्कृति का विवेचन किया है, आधुनिक संस्कृति की समस्याओं को उजागर किया है। आधुनिक संस्कृति के अपने इस विश्लेषण द्वारा उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि संस्कृति में भारी व्यापक परिवर्तन हो रहा है और जिसे वे विध्वंसात्मक क्रांति कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्होंने एक दैनिक पत्र लिबरेशन में लिखा है कि सन 1991 का जो खाड़ी युद्ध था वो हुआ ही नहीं। ये क्या मैटर है, यहाँ पे एक फैक्ट बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो ये इन्होंने कहा था, ये एक लिबरेशन मैगजीन थी, दैनिक पत्र था, उसमें इन्होंने न्यूज़पेपर में ये कहा था
कि 1991 का जो खाड़ी युद्ध हुआ था वो हुआ ही नहीं था। तो इनका ये कहना था कि जो भी खाड़ी देश आपस में लड़े थे वो सही मायने में एक कोल्ड वार की तरह था, कि लोग बस एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे हुए थे कि तुम ये कर रहे थे, तुम वो कर रहे थे। बाकी सही मायने में देखा जाए तो वो एक युद्ध था ही नहीं, जो कि बाद में बहुत ही बड़े पैमाने पे इस पे प्रतिक्रिया भी आई और बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, इनकी आलोचना भी की गई थी। तो ये एक फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ है जो कि आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब इनकी हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। 1968 में द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इनकी। द कंज्यूमर सोसाइटी 1970, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ईयर्स आप लोगों के सामने है। मिथ्स एंड स्ट्रक्चर्स 1972, फॉर अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द साइन। 1973 में द मिरर ऑफ प्रोडक्शन। 76 सिम्बॉलिक एक्सेंस एंड डेथ। तो आप लोग इन की बुक के नाम में ही समझ सकते हैं कि इनका अध्ययन किस किस फील्ड से जुड़ा हुआ रहा है। फॉरगेट फोकाल्ट 1977 में। 1979 में सेडक्शन। 1981 सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। 1982 में इन द शैडो ऑफ द साइलेंट मेजॉरिटीज़। फैटल स्ट्रैटेजीज 1983 में। अगेन ये 1983 में एक सिमुलेशंस करके बुक लिखते हैं। 1986 में अमेरिका। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 में ये कूल मेमोरीज करके 1980 से 85 तक की इनके एक कलेक्शन है जो कि कूल मेमोरीज करके आती है। द एस्टेस्टी ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये 1987 में है। ओके, एस्टेसी, इसको एस्टेसी आप लोग पढ़ सकते हैं। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एविल 1990। 1991 में द गल्फ वार डिड नॉट टेक प्लेस, जिस पे जो कि इन्होंने अपना न्यूज़पेपर में डाला था, सेम वही बुक आप लोगों को यहाँ पे दिख सकता है। 1992 में द इल्यूशन ऑफ द एंड, द परफेक्ट क्राइम। 1995 में ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक इनकी है। कूल मेमोरीज अगेन करके आता है 1996 में। 1997 में फ्रैगमेंट्स कूल मेमोरीज करके अगेन आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे पैरोक्साइम करके 1998 में इंटरव्यूज विथ फिलिप पेटिट। ओके, इम्पॉसिबल एक्सचेंज, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पासवर्ड करके 2000 में इनकी बुक आई थी। अगेन एक 2000 में बुक आती है द सिंगुलर ऑब्जेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर। एक और बुक आती है 2000 में द वाइटल इल्यूजन। ओके, 2002 में एक बुक आती है द स्पिरिट ऑफ टेररिज्म एंड रिक्वेम फॉर द ट्विन टावर्स। तो ये एक बुक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रैगमेंट्स। ये 2003 में कूल मेमोरीज अगेन है। 2005 में द इंटेलिजेंस ऑफ इविल एंड और द लूसिडिटी पैक्ट। ओके, नेक्स्ट द कॉन्स्पिरेसी ऑफ आर्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है। अगेन ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। 2006 में यूटोपिया डिफर्ड, 1 मिनट, यस, यूटोपिया डिफर्ड, राइटिंग फॉर यूटोपी। ओके, कूल मेमोरीज करके अगेन दिख रहा है। एक्साइल्स फ्रॉम डायलॉग, रेडिकल अल्टरिटी, ये 2008 में इनकी बुक आती है। वाई हैजंट एवरीथिंग ऑलरेडी डिसअपीयर्ड, ये इनकी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। 2009 में आती है। कार्निवल एंड कैनिबल आर द प्ले ऑफ ग्लोबल एंटागोनिज्म्स, ये 2010 में इनकी बुक है। द एगोनी ऑफ पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक 2010 में। टेलीमॉर्फोसिस करके एक बुक है, 2011 में आती है। 2014 में स्क्रीन्ड आउट और 2014 में ही एक बुक है द डिवाइन लेफ्ट। तो ये सारी बुक आप लोग देख सकते हैं, चूँकि 2007 में इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद की जो बुक्स हैं वो मरणोपरांत ही रहेगी। ओके, यूटोपिया डिफर्ड आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अमेरिका, द कॉन्स्पिरेसी ऑफ आर्ट, ये बुक आप लोग देख रहे हैं। द इंटेलिजेंस ऑफ एविल। ओके, ये यहाँ पे फॉरगेट फोकाल्ट, द कंज्यूमर सोसाइटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कूल मेमोरीज करके इनकी बुक है। द परफेक्ट क्राइम, सिमुलेशंस, सेडक्शन।
तो ये आप लोग फ्रंट पेज कवर ज़रूर माइंड में रखिएगा, क्योंकि इससे याद हो जाता है इजली कि हाँ कौन सी बुक किसकी थी। ओके, यहाँ पे ये ब्लर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन द शैडो ऑफ साइलेंट मेजॉरिटीज, द बुक बाय जीन लाडिया बैडिलार्ड। ओके, फैटल स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द एगोनी ऑफ पावर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं द एल्यूशन ऑफ द एंड, सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन आप लोग देख सकते हैं, जीन बैडिलार्ड का है। ओके, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, जो कि इनके शोध पे ही इनका बुक छपता है। ओके, सिम्बॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, यहाँ पे ये आप लोग बुक देख सकते हैं। द गल्फ वार डिड नॉट टेक प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा इनका। ओके, ये इनकी एक सेलेक्टेड राइटिंग करके है। तो दोस्तों आज हम लोग जीन बैडिलार्ड के बारे में डिस्कस किए। आई होप कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक थिंकर भी हैं अगर हम पोस्ट मॉडर्निटी की बात करते हैं तो। और ज़रूर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या बुक पूछ ही दिया जाता है इनसे। तो उम्मीद है कि आप लोगों की जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाले होंगे उसमें काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। धन्यवाद।